राजनीति में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, एक विचारधारा और दूसरा नेतृत्व। यूपी के रायबरेली में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। विचारधारा रीढ़ होती है और नेतृत्व उस रीढ़ पर खड़ा हुआ एक ऐसा ढांचा जो ये तय करता है कि वो अपने समाज और अपने विचार के लिए क्या कुछ कर सकता है। जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में हाथ देते हैं कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के सियासत में इस समय प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में उन सारे लोगों की नजर है जो विचारधारा से समाजवादी और ख्यालों से संविधानवादी मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। क्या अखिलेश यादव अपनी सियासत को बदल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने वह रास्ता चुन लिया है जिस पर चलकर वो एक साथ लोहिया, जेपी, कांशीराम और नेताजी को साध कर कोई नई सियासी समीकरण साध कर एक नया सियासी रूप तय करने वाले हैं? डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वो रास्ता दिखाया जो आज भी प्रासंगिक है। विचारधारा वो रीढ़ होती है जिस पर पूरा नेतृत्व का ढांचा खड़ा होकर के अपनी सियासत को अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत जोरों से है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सुर्खियों में। अखिलेश यादव सुर्खियों में कई वजहों से हैं, लेकिन आज दो बातों का विश्लेषण करेंगे, विचारधारा और नेतृत्व की क्षमता और बदलते हुए प्रारूप पर। क्या अखिलेश यादव सियासत की सदी हुई चाल समझ चुके हैं? क्या अखिलेश यादव ने अपने विचारधारा की रीढ़ को अब कायदे से पकड़ लिया है और अपने नेतृत्व के बहुआयामी संघर्षशील कदम से उसे अब एक नया रूप देने पर तैयार बैठे हैं? क्या अखिलेश यादव ने पिछले दिनों में एक साथ लोहिया, जेपी, मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह को याद करते हुए वैचारिक रूप से कोई नया संकेत किया है? और जेपीएनआईसी की बिल्डिंग में माल्यार्पण करने से रोके जाने पर गेट को कूद करके अपने कैडर को क्या कोई नया पैगाम दिया है? कैसे साधेंगे अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव ने लोहिया को अब नए ढंग से फिर से जीने की कोशिश शुरू कर दी है? क्या अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण के बहाने आपातकाल के तानाशाह से लड़ने की हिम्मत अपने और अपने कैडर में भर दी है? क्या मान्यवर कांशीराम के सामाजिक न्याय के आंदोलन को अखिलेश यादव अपने भीतर जज्ब करते जा रहे हैं? क्या मुलायम सिंह यादव, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, नारे से मशहूर, अपने पिता की विरासत को क्या अखिलेश यादव साधते जा रहे हैं? इन सभी सवालों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सियासत के बदलते समीकरण को ध्यान में रखते हुए आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई अखिलेश यादव एक नई राजनीति की शुरुआत करते जा रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पिछला एक हफ्ता सामाजिक न्याय और समाजवादी अम्बेडकरवादी आंदोलन और विचारधारा के लिहाज से बेहद अहम रहा। 8 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की स्मृति दिवस, 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम का स्मृति दिवस, 10 अक्टूबर नेताजी मुलायम सिंह यादव का स्मृति दिवस, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती और 12 अक्टूबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मृति दिवस। ये एक हफ्ता 5 दिन लगातार और अखिलेश यादव ने 5 दिन कायदे से अपने विरासत को याद किया। मान्यवर कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद
आजाद भारत में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के संघर्ष को, संस्कृति और विचारधारा को सियासत की जमीन से लेकर समाज के नसों तक भरा है। मान्यवर कांशीराम के मिशन का नाम बसपा हुआ करता था और मान्यवर कांशीराम बार बार कहते थे बसपा एक पार्टी नहीं, एक मिशन का नाम है। और आज जब संविधान सबसे ज्यादा खतरे में हो, एक मिशन का काम करने के लिए वो पार्टी एक दूसरे ढंग से अपना एक रास्ता अख्तियार की हुई है। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम की बात अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया करें तो इसका मतलब राजनीति अब कुछ नई चाल में ढलती चली जा रही। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम का स्मृति दिवस था और 9 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने मान्यवर कांशीराम को याद किया, मान्यवर कांशीराम के संघर्षों को याद किया, उनके विचारधारा को याद किया और इस बात को फिर से दोहराया कि अब वक्त आ गया है समाजवाद के साथ अम्बेडकरवाद मिलकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े। और अब अखिलेश यादव कोई भी मौका ऐसा नहीं चूकते जिसमें वो इस विचारधारा की स्पष्टता को बार बार रेखांकित न करें। ध्यातव्य है और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक की राजनीति सपा बनाम बसपा या बसपा बनाम सपा कह लें, इसकी रही है। दोनों पार्टियों के बीच जो मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम 1993 में एक नायाब अनूठा प्रयोग हुआ था, जो 1995 में वैचारिक रूप से प्रतिपक्षी सियासी चालों की भेंट चढ़ गया और गठबंधन टूट गया। 1995 से शुरू होकर यह कारवां तकरीबन 2014-15 तक चलता है, जब दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने पहचानने वाले लोग ये बात समझते हैं कि गेस्ट हाउस कांड एक ऐसा दिन जिसने इन दोनों दलों के बीच इतनी खाई पैदा कर दी, जिसे भरने में तकरीबन 2 दशक से ज्यादा लग गए। 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तब जाकर के उस स्याह पन्ने पर थोड़ा सा पानी पड़ा। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार ना हो या महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों का नाम बदलना हो, ऐसे कई कदम हैं जिसने इन दोनों राजनीतिक दलों ही नहीं समाज के बीच एक खाई पैदा कर दी। फिर दौर आता है अखिलेश यादव का और अखिलेश यादव ने लगातार अपनी इस राजनीतिक विरासत को साधने और मांझने की कोशिश शुरू कर दी। 2019 का गठबंधन एक बड़ा कदम था उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से। हालांकि वो अपने मन मुताबिक कोई सियासी परिणाम न दे सका, मगर उस गठबंधन ने शायद एक ऐसी वैचारिक सीख दे दी समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि उसके बाद से आज तक लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया मान्यवर कांशीराम को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए समाजवाद और अंबेडकरवाद के एका की कोशिश करने में लगे हुए हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कई जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, दलित तबके को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और उसका उन्हें फायदा भी मिला। और उसके बाद लगातार सामाजिक न्याय की बात हो और उस पूरी वैचारिक परंपरा की बात हो, वो अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे और समाजवाद और अंबेडकरवाद का एक रिश्ता बनता दिख रहा है। इस बार 9 अक्टूबर को फिर से अखिलेश यादव ने कांशीराम जी को याद किया और 9 अक्टूबर को उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। 10 अक्टूबर को मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव का पहला स्मृति दिवस था। उनकी पहली स्मृति सभा हो रही थी। वहां पर एक शोक के माहौल में फिर से जो सूत्र निकल करके आया कि मुलायम सिंह यादव संघर्ष से पार्टी को यहां तक ले आए थे। मुलायम सिंह यादव लोहिया और जेपी की समाजवादी विरासत के एक प्रतीक थे। मुलायम सिंह यादव ने किसान नौजवान को, गरीब कमजोर मजलूम को एक आवाज दी थी। मुलायम सिंह यादव संघर्ष का नाम है। मुलायम सिंह यादव ताकत से लड़ने का नाम है। मुलायम सिंह यादव कमजोर, वंचित, शोषित के पक्ष में खड़े होने का नाम है। और इस विरासत को याद करते हुए अखिलेश यादव ने वापस फिर से उस पूरी विरासत को क्लेम करने का एक कदम चुना और उसके जरिए उन्होंने फिर से उस वैचारिक रीढ़ को टटोला, मजबूत किया। 11 अक्टूबर के दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन और उस दिन अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए जो इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया लखनऊ में, जो 800 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च हुए, सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा था। और सरकार, वर्तमान सरकार ने
उसे बंद कर रखा है। करोड़ों रुपए जो जनता के हैं, जो जनता के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, उसे इस तरह बेकदरी के लिए लगा दिया गया है। और इसका प्रतीक चुनते हुए अखिलेश यादव ने इस मौके को भुनाया। अखिलेश यादव ने वहां तय किया कि हम जाएंगे जयप्रकाश के संग्रहालय के सामने, जयप्रकाश की एक आदमकद प्रतिमा जो बंद पड़ी हुई है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई, गेट बंद कर दिया और पुलिस खड़ी करके कहा कि आप वहां नहीं जा सकते, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। और वापस अखिलेश यादव ने अपनी छवि को एक नए रूप में गढ़ते हुए दीवार फांद करके वहां गए और उन्होंने उस मूर्ति पर माला पहनाया, पुष्प वर्षा की। यह है एक नए संघर्ष करते हुए नेता की छवि, जिसने अपने कैडर के भीतर एक आत्मविश्वास भर दिया। और आज खबर यह आ रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा करने की तैयारी कर रहा है। और तब अखिलेश यादव ने मौके की नजाकत को भांपते हुए कहा, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और हम समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिलाकर लड़ने वाले किसी जेल मुकदमे की बजाय अब संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की उस विरासत के साथ जब जयप्रकाश को याद किया अखिलेश यादव ने, तो आपातकाल की तानाशाही सरकार को याद किया और कहा कि जब जुल्म और ज्यादती बढ़ती है तो संघर्ष मजबूत होता है। हम जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए वर्तमान निजाम के तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े होकर संघर्ष के आदी बनकर के, समाजवादी बनकर के सड़क पर लड़ेंगे। 12 अक्टूबर का दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मृति दिवस, और आज के दिन अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद किया और एक रिश्ता बनता हुआ आप देखेंगे। मान्यवर कांशीराम, नेताजी मुलायम सिंह यादव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन 4 आइकॉन को सामने रखकर मैंने सोचा कि इस बात का क्यों न विश्लेषण किया जाए कि क्या अखिलेश यादव, जो कल किसी कटार को हाथ में पकड़कर मंदिर मंदिर जाकर एक तरह से अपनी छवि को न्यूट्रलाइज करके सबके नेता बनने की कोशिश में लगे हुए थे, वह अखिलेश यादव अगर आज पीडीए की बात करते हुए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की जमीन पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वह अखिलेश यादव अपने हर सार्वजनिक वक्तव्य में अंबेडकरवाद और समाजवाद के मेल की बात कर रहे हैं, वह अखिलेश यादव अगर याद करते हैं कि 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलकर काम करना चाहते थे, तो आज जो संविधान को मानता है, आज जो संविधान को बचाना चाहता है, आज जो लोहिया और अंबेडकर के वारिस हैं, उन्हें एक साथ मिल करके इस वैचारिक लड़ाई को लड़ना होगा। आज अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के साथ जातिवार जनगणना को केंद्रीय मुद्दा बताते हैं। आज अखिलेश यादव अपने भाषणों में साफ तौर पर कहते हैं, हजारों साल से जाति के नाम पर शोषण किया गया, गैर बराबरी की गई, तो अखिलेश यादव एक नए रूप में नजर आते हैं। अगर अखिलेश यादव विधानसभा के सदन में खड़े होकर साफ तौर पर रामचरितमानस विवाद के समय अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होकर कहते हैं कि शूद्र कौन है, हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री वो चौपाई पढ़कर सुना दे जो रामचरितमानस में लिखी गई है जातियों के नाम पर। ये शूद्र अगर ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। इन सारे प्रकरणों को अगर एक साथ आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को अब स्पष्ट ढंग से रीढ़ की तरह मजबूत करती हुई दिख रही है। और इस पूरी वैचारिक परंपरा में जब आप कांशीराम, लोहिया, जेपी, मुलायम सिंह यादव, अंबेडकर, फूले को याद करेंगे तो आप अपनी विचारधारा को मजबूत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई योगी या मोदी या एक राजनीतिक दल कोई सबसे प्रमुख चुनौती नहीं है। एक पार्टी आज चुनाव जीतती है, कल हार जाएगी। एक नेता आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कल कोई और आ जाएगा। इससे बड़ी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई अखिलेश यादव ने चुन लिया है कि अब संघर्ष विचारों का होगा और उसके बाद गेट कूद करके दूसरी तरफ चले जाना, पुलिस प्रशासन से आंख में आंख डाल करके अपने लिए लड़ते हुए कहना
कि ये हमारा राइट है, उस मूर्ति पर माला पहनाने जाना, इसे आप कैसे रोक सकते हैं? इससे आपकी कौन सी कानून व्यवस्था टूटेगी? और ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनका पूरा इतिहास कानून व्यवस्था को तोड़ने का है। वो गुंडों की पार्टी कहते हैं। भाई देखो, जब भी दलित, पिछड़े, आदिवासी ना आंख में आंख डाल करके अगर सवाल करने लगेंगे ना, तो उन्हें गुंडा कहा जाएगा। किसी चिन्मयानंद को, किसी कुलदीप सिंह सेंगर को, किसी गृह मंत्री तड़ीपार रहे तो भी ऐसे तमाम लोगों को आप कुछ भी इस तरह से नहीं कहेंगे जो उनके अपने परिभाषा में गुंडे नहीं है। तो इससे डरने की बजाय इस पर सवाल करने की जरूरत है कि हर बार गुंडे और अपराधी केवल और केवल वंचित शोषित तबके के ही क्यों होते? तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए संघर्ष की विरासत को, आप याद करिए, मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर आप देखेंगे हजरतगंज चौराहे पर खड़े होकर, एक तरफ पुलिस उनका हाथ पकड़े हुए, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव धोती कुर्ते में खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं और अपने आंदोलन को लीड कर रहे हैं। आप अगर मानवर कांशीराम की एक तस्वीर देखेंगे जिसमें पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जा रही है और वो संघर्ष कर रहे हैं। आप जयप्रकाश नारायण को देखेंगे तो आपातकाल से लड़ते हुए वो जेल में जाते हैं। आप लोहिया को याद करेंगे तो जब मुल्क आजाद हुआ तो वो अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ ही नहर रेट का आंदोलन करते हुए जेल जा रहे थे। संघर्ष विरासत में है समाजवाद और अम्बेडकरवाद की। और आज की एक और खबर आई कि देवरिया प्रकरण, जहां पर लगातार विवाद हो रहा था, उसे जाति रंग दिया जा रहा था, अपराधियों को ब्राह्मण और यादव में बांटा जा रहा था। अखिलेश यादव ने तय किया कि मैं खुद वहां जाऊंगा और दोनों पक्षों से मिलूंगा। अखिलेश यादव अपने प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय को बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, हजारों साल के अन्याय और शोषण के सामने एक बराबरी का संघर्ष करने की बात करते हैं। इसलिए इस बात को देखना और समझना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक चुनौती के सामने, जो आरएसएस की चुनौती है, जो हिंदू राष्ट्र की चुनौती है, जो थोड़ी सी जातियों के हाथ में पूरी सत्ता और संसाधन को काबिज रखना चाहती है, उसके सामने एक विचारधारा से ही आप लड़ सकते हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव ने अपनी तमाम पुरानी गलतियों को पीछे करके, अपने तमाम पुराने अधूरेपन को छोड़ करके एक स्पष्ट वैचारिक लाइन ले ली है, और जिससे बीजेपी शासक में है। भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ समझ में नहीं आता कि जातिवार जनगणना का विरोध कैसे करें, पीडीए का विरोध कैसे करें, सामाजिक न्याय का विरोध कैसे करें, अंबेडकर और लोहिया का विरोध कैसे करें। और इसका देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ इम्तिहान होना बाकी है। राजनेता जब लड़ता हुआ दिखता है तो उसका कैडर आत्मविश्वास से भर जाता है। राजनेता अगर देवरिया पहुंच के पीड़ित परिवार से मिलता है तो बाकी लोगों को लगता है कि यह न्याय प्रिय व्यक्ति है। ये सियासत जाति के नाम पर नहीं करता, लेकिन जब नेता हक हुकूक की आवाज बुलंद करता है तो कार्यकर्ता अपने आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। नेता स्पष्ट विचारधारा की रीढ़ पर खड़ा हो जाता है। कार्यकर्ता फिर किसी भी जुल्मी तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए सब कुछ अपना झोंक देता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस बदले हुए समीकरणों से, अखिलेश यादव की नई नई तस्वीरों से वो कितने वोटरों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। क्या उनके अंबेडकरवाद और लोहियावाद के एकजुट करने की कोशिश दलित वोटों में अपनी तरफ लाने में कामयाबी की तरफ दिखती है? क्या वाकई कांशीराम और मुलायम सिंह यादव को मिलाकर, क्या वाकई अंबेडकर और लोहिया को मिलाकर, क्या वाकई इस तरह की विरासत को याद करके अखिलेश यादव अपनी कोर जमीन को एकमुश्त साध पाएंगे? इसका भी इम्तिहान बाकी है। इसका भी इम्तिहान बाकी है कि यह सब कुछ सियासत में कितना कामयाब दिखता है। आपको यह बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या मानना है इस विषय पर, अपने विचार भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।